वेलकम टू द चैनल पेपर टीचर। आज का सेशन होगा पाठ्य पुस्तक समीक्षा पर। तो ये एक और बुक का टेक्स्ट बुक रिव्यू है जो हम हिंदी में करेंगे। तो पाठ्य पुस्तक समीक्षा के लिए आपको और भी सेशन कराए गए हैं। आइए देखते हैं कि इसमें कैसे लिखेंगे। तो आप सबसे पहले हेडिंग इसमें लिखेंगे पाठ्य पुस्तक समीक्षा, अर्थ और इसकी परिभाषा। तो पाठ्य पुस्तक समीक्षा का शाब्दिक अर्थ होता है साम्यक परीक्षा समिति। तो इसके अगर हम शाब्दिक अर्थ की बात करते हैं तो इसका मतलब हो जाता है साम्यक परीक्षा समिति। पुस्तक समीक्षा में किसी पुस्तक की साम्यक और विश्लेषण किया जाता है। तो एक पुस्तक समीक्षा के लिए एक पुस्तक हम लेते हैं जिसका साम्यक करते हैं और विश्लेषण करते हैं। इस समीक्षा और विश्लेषण से पाठक को पुस्तक विशेष के विभिन्न पहलुओं की जानकारी मिलती है। तो इस समीक्षा से या विश्लेषण से जो पाठक होता है उसे उस पुस्तक की विशेष पहलुओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। पुस्तक समीक्षा पुस्तक से परिचित कराता है। तो पुस्तक की समीक्षा करने का मतलब है कि पुस्तक से परिचित होना। इस क्रम में वह पुस्तक के लेखक, विषय वस्तु, शिल्प, प्रकाशन स्तर आदि पर प्रकाश डालता है। इसके साथ वह समग्र रूप से पुस्तक को आलोचनात्मक मूल्यांकन भी करता है। तो पुस्तक समीक्षा का मतलब हो जाता है कि हम पुस्तक की पूरी जानकारी लेंगे, उसके लेखक के बारे में, विषय वस्तु के बारे में, शिल्प और प्रकाशन के बारे में, तथा साथ साथ ही हम उस पुस्तक की आलोचनात्मक मूल्यांकन भी करते हैं। किसी समीक्षा या समीक्षक या आलोचक के मुख्य गुण होने चाहिए। तो एक समीक्षक या आलोचक के लिए, जैसे आप किसी बुक का टेक्स्ट बुक रिव्यू करेंगे, पाठ्य पुस्तक समीक्षा करेंगे उसकी, तो आप में कौन से गुण होने चाहिए। इसमें पहला गुण हो जाता है कि ज्ञान का आपको जो है विस्तृत ज्ञान होना चाहिए आपके पास, सुदृढ़ होने चाहिए आप। और तीसरा गुण हो जाता है कि आलोचना के क्रम में अपनाई गई निष्पक्षता। तो कोई किसी भी प्रकार की पार्शलिटी नहीं की जानी चाहिए। अब पाठ्य पुस्तक की डेफिनेशन के बारे में हम देख लेते हैं। तो पुस्तक समीक्षा के लिए कहा गया है कि किसी पुस्तक की विषय वस्तु, शैली, अन्य विशेषताओं का विश्लेषण करते हुए उसकी साहित्यिक समालोचना करना पुस्तक समीक्षा कहलाता है। तो जब हम किसी पुस्तक की विषय वस्तु, उसकी शैली और अन्य विशेषताओं का विश्लेषण करते हुए उसका साहित्यिक समालोचन करते हैं, तब इसको पुस्तक समीक्षा का नाम दिया जाता है। किसी भी पुस्तक को पढ़ने के बाद पुस्तक के बारे में बताना। तो अगर हम किसी पुस्तक को पढ़ते हैं फिर उसके बारे में बताते हैं तो इसका मतलब हो जाता है कि पुस्तक की समीक्षा की गई है। यह किसी को पुस्तक पढ़ते या ना पढ़ने के लिए प्रेरित करती है। तो पाठ्य पुस्तक की समीक्षा जो है किसी को पुस्तक पढ़ने के लिए या ना पढ़ने के लिए प्रेरित करती है। किसी कहानी, लेख या किताब पर अपनी प्रतिक्रिया अच्छी या बुरी हो सकती है, इसे पुस्तक समीक्षा से बताया जाता है। अब देखते हैं कि पुस्तक समीक्षा लिखकर हम किसी पुस्तक पर अपने विचार प्रकट कर सकते हैं या पुस्तक को लेकर क्या अनुभव है उसे बताते हैं। तो पुस्तक समीक्षा का मतलब हो जाता है कि हमारे विचार कैसे हैं उस पुस्तक के बारे में, या हम अपने अनुभव को दर्शाते हैं। इसमें पुस्तक समीक्षा एक पुस्तक का विश्लेषण होता है जिसमें इसके विषय, खूबियाँ इसकी बताई जाती हैं, कमियाँ बताई जाती हैं और इसके संदर्भ को शामिल किया जाता है। इसमें किताब के शॉर्ट समरी और लेखक की पृष्ठभूमि की जानकारी, पुस्तक का प्रकरण, कंटेंट का मूल्यांकन किया जाता है। तो पाठ्य पुस्तक की समीक्षा में हम ये सारी चीज़ें देखते हैं। इसके बाद देखते हैं पाठ्य पुस्तक क्या होता है। अब हम बताएंगे कि टेक्स्ट बुक क्या है। तो पाठ्य पुस्तक दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द हो जाता है पाठ्य, दूसरा शब्द हो जाता है पुस्तक। अर्थात हम कह सकते हैं कि इसका शाब्दिक अर्थ होता है
पाठ से संबंधित पुस्तकें। तो जो पुस्तकें पाठ से संबंधित होंगी उनको हम पाठ्य पुस्तक कहते हैं। पाठ्य पुस्तक के बारे में लिखा गया है कि किसी विषय के ज्ञान को जब एक स्थान पर पुस्तक के रूप में संगठित ढंग से प्रस्तुत किया जाता है तो उसे पाठ्य पुस्तक की संज्ञा प्रदान की जाती है। तो जब हम किसी विषय के ज्ञान को एक संगठित रूप से एक ही स्थान पर पा जाते हैं तो उसे पाठ्य पुस्तक कहते हैं। पाठ्य पुस्तकें अध्यापक का सर्वांगीण विकास करती हैं। तो पाठ्य पुस्तक ही अध्यापक का सर्वांगीण विकास करती हैं। हर एक क्षेत्र में उनका विकास होता है इससे, और इसके द्वारा छात्रों से स्वाध्याय प्रणाली का विकास होता है। तो पाठ्यपुस्तक के द्वारा ही छात्रों में स्वाध्याय प्रणाली का विकास किया जाता है, और पाठ्यपुस्तक द्वारा किसी क्षेत्र विशेष की गतिविधियों को एकजुट कर पाना संभव हो पाता है। तो पाठ्यपुस्तक के द्वारा ही यह संभव हो पाया है कि किसी विशेष क्षेत्र की गतिविधियों को हम एकजुट कर पाएं, और पाठ्यपुस्तक के द्वारा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को प्रभावशाली बनाने का कार्य किया जा सकता है। तो पाठ्यपुस्तक जो है वो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल बनाती है और प्रभावशाली बनाती है। शिक्षक अपनी पाठ्य योजना के निर्माण के लिए शिक्षण गतिविधियों का समापन पाठ्यपुस्तक के आधार पर ही करते हैं। पाठ्यपुस्तक की परिभाषाएं देख लेते हैं। तो हॉरोलिकर के द्वारा बताया गया है कि पाठ्यपुस्तक ज्ञान, आदतों, भावनाओं, क्रियाओं तथा प्रवृत्तियों का संपूर्ण योग है। तो पाठ्यपुस्तक हमारे ज्ञान, आदतों, भावनाओं, क्रियाओं और प्रवृत्तियों का संपूर्ण योग होता है। फिर इसके बाद लेंज के अनुसार एक डेफिनेशन दी गई है। तो इन्होंने बताया है कि यह अध्ययन क्षेत्र की किसी शाखा की एक प्रामाणिक पुस्तक होती है। इसके बाद डॉगलस के अनुसार डेफिनेशन दी गई है। तो डॉगलस ने बताया है कि अध्यापकों के बहुमत के अंतिम विश्लेषण के आधार पर पाठ्यपुस्तक को वे क्या और किस प्रकार पढ़ाते हैं की आधारशिला माना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन आ जाती है हॉलक्विट्स की। तो इन्होंने बताया है कि पाठ्यपुस्तक शिक्षण अभिप्रायों के लिए व्यारियन प्रजातीय चिंतन का एक अभिलेख है। इसके बाद बेकन के अनुसार एक डेफिनेशन बताई गई है कि पाठ्यपुस्तक कक्षा प्रयोग के लिए विशेषज्ञों द्वारा सावधानी से तैयार की जाती है और यह शिक्षण युक्तियों से भी सुसज्जित होती है। इसके बाद एक अच्छी पाठ्यपुस्तक की क्या विशेषताएं होती हैं ये जानेंगे। तो एक अच्छी पाठ्यपुस्तक की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। इसमें पहली विशेषता आ जाती है कि विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण बालकों की मानसिक स्तर के अनुसार होता है और उसके अनुरूप होता है। फिर इसकी दूसरी विशेषता आ जाती है एक अच्छी पाठ्यपुस्तक की कि विषय वस्तु का संगठन तार्किक तथा मनोवैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। इसके बाद तीसरी विशेषता है कि व्याख्या, स्पष्टीकरण, उदाहरणों आदि की सहायता से विषय का सरलीकरण किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट विशेषता आ जाती है कि भाषा शैली में सरलता, स्पष्टता, मौलिकता एवं प्रभावशीलता होती है। इसके बाद अगली विशेषता है इसमें कि विद्यार्थियों में स्वयं पढ़ने की रुचि विकसित कर सकने में सक्षम होती है। इसके बाद पाठ्यपुस्तक की नेक्स्ट विशेषता है कि अन्य लेखकों, विद्वानों के संदर्भ स्पष्ट, विश्वसनीय एवं वैध हो। इसके बाद अगली विशेषता आ जाती है कि मुख्य पृष्ठ सचित्र, आकर्षक और सौदेश्य हो। तो मुख्य पृष्ठ जो होता है पाठ्यपुस्तक का वो सचित्र होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए तथा उस पे उद्देश्य क्लियर मेंशन होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट विशेषता आ जाती है कि मुद्रण स्वच्छ और शुद्ध तथा स्पष्ट हो, आकार सुविधाजनक होना चाहिए तथा अध्यायों के आकार बालकों के तर्क तथा
क्षमताओं के अनुरूप हो। विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण शिक्षक उद्देश्यों एवं मूल्यों के अनुरूप हो। तो विषय वस्तु का जो प्रस्तुतिकरण है वो शिक्षण के उद्देश्य उसमें सही ढंग से प्रस्तुत किए जाने चाहिए तथा मूल्यों के अनुरूप उसे बनाना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट विशेषता आ जाती है एक पाठ्यपुस्तक की कि विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण शिक्षण उद्देश्यों एवं मूल्यों के अनुरूप होना चाहिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट विशेषता आ जाती है कि विषय वस्तु से संबंधित अधिकतम आधुनिकतम घटनाओं तथ्यों तथा समस्याओं पर बल दिया जाना चाहिए। फिर नेक्स्ट विशेषता है कि विषय वस्तु के अनुरूप चित्र होने चाहिए, पुस्तक में मानचित्र होने चाहिए, रेखा चित्र आदि के रूप में प्रस्तुतिकरण किया जाना चाहिए। फिर नेक्स्ट विशेषता आ जाती है कि चिंतन और एवं नवीन विचारों का प्रस्तुतिकरण होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट विशेषता है कि विषय सूची, शब्दावली, संदर्भ ग्रंथ सूची, निर्देश, नियमावली आदि का समावेश होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट विशेषता आ जाती है कि अध्याय के अंत में विद्यार्थियों द्वारा स्वतः मूल्यांकन हेतु अभ्यास प्रश्नों का समावेश कराया जाना चाहिए। तो इस तरह से स्व मूल्यांकन के लिए अध्याय के लास्ट में कुछ प्रश्न दिए जाने चाहिए जिससे कि विद्यार्थी अपना स्वतः मूल्यांकन कर पाएं। अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे कि अच्छी पाठ्य पुस्तक का चयन कैसे करें आप। तो इसके लिए ज़रूरी है कुछ बातों को ध्यान में रखना। इसमें पहली बात आ जाती है कि पाठ्य पुस्तक का नाम क्या है, तो इसकी उपयोगिता और ग्राह्यता आप देखेंगे। इसके बाद दूसरा पॉइंट इसमें आ जाता है कि लेखक, तो आप लेखक में देखेंगे कि इसकी योग्यता, अनुभव, प्रसिद्धीकरण कितना है, उनके विचारों में स्पष्टता कितनी है, निष्पक्षता कितनी है और मौलिकता कितनी है, उसकी विषय विशेषज्ञता और मनोवैज्ञानिक विज्ञान का ज्ञान, शिक्षण विधियों का ज्ञान आदि कितना है। इसके बाद तीसरा आ जाता है पॉइंट कि विषय सूची क्या है। तो विषय सूची का मतलब हो जाता है कि पाठ्यक्रम के अनुसार उसका महत्व एवं क्षेत्र और उसकी ग्राह्यता होनी चाहिए। इसके बाद चौथे नंबर पे आ जाता है कि अंतर्वस्तु का चयन एवं संगठन कैसा है। तो इसमें है कि पाठ्यक्रम के उद्देश्यों के अनुरूप अंतर्वस्तु का चयन होना चाहिए। छात्रों की रुचि, योग्यता, मानसिक स्तर, क्षमता, उनकी संवेगात्मक स्तर और प्रवृत्तियों में अनुकूलता होनी चाहिए। अंतर्वस्तु की सामाजिक उपयोगिता, सामाजिक एवं आर्थिक विकास, नागरिकों के नव जागरण कर सकने की क्षमता उसमें निहित होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है अंतर्वस्तु के संगठन के मनोवैज्ञानिक अध्यायों का क्रम बालकों के मानसिक विकास क्रम के अनुसार होना चाहिए। अंतर्वस्तु के संगठन की शिक्षण विधियों से अनुकूलता होनी चाहिए। तो ये लास्ट पॉइंट था। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रस्तुतिकरण कैसा होना चाहिए। तो प्रस्तुतिकरण में आ जाता है कि प्रस्तुतिकरण के अनेक गुण हो जाते हैं, जिसमें पहला गुण है कि छात्रों में स्वतः अध्ययन करने की आदत विकसित कर सकने की क्षमता होनी चाहिए। तो इतनी क्षमता होनी चाहिए छात्र में कि वह स्वतः अध्ययन कर सकें। दूसरा गुण आ जाता है कि छात्रों में विषय के प्रति रुचि विकसित कर सकने की क्षमता होनी चाहिए। और तीसरा गुण है कि अन्य विषयों के से अच्छा और सहसंबंध होना चाहिए। तो एक विषय का दूसरे विषय के साथ में सहसंबंध होना जरूरी है। इसके बाद नेक्स्ट गुण आ जाता है कि शिक्षण विधियों के अनुरूप होना चाहिए, शिक्षण सूत्रों के अनुरूप होना चाहिए प्रस्तुतिकरण को। और नेक्स्ट और लास्ट आ जाता है कि सीखने के नियमों एवं सिद्धांतों का अनुसरण किया जाना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कि निर्देशित अध्ययन के अवसर प्रदान करने की संभावना होनी चाहिए। छात्रों के मानसिक एवं संवेगात्मक स्तर के अनुकूल प्रस्तुतिकरण किया जाना चाहिए। व्यक्तिगत भिन्नता की आवश्यकताओं की पूर्ति की संभावना होनी चाहिए प्रस्तुतिकरण में। और बालकों की मानसिक विकास में सहायक तथा उपयुक्त एवं सरल भाषा शैली का उपयोग किया जाना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कि उदाहरण एवं चित्र कैसे हैं एक पुस्तक में। तो इसमें आ जाता है कि शाब्दिक तथा
प्रदर्शनात्मक उदाहरण, तालिका, ग्राफ, रेखाचित्र, मानचित्र आदि की स्पष्टता, आकर्षकता और शुद्धता होनी जरूरी है और आंकड़ों तथा उदाहरणों और संदर्भों की पर्याप्त संख्या उनकी विश्वसनीयता एवं वैधता होती है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कि शैक्षिक सहायक साधन कौन कौन से हैं। तो इसमें अभ्यास प्रश्न होने चाहिए, उपयुक्त निर्देश दिए जाने चाहिए, प्रस्तावना होना चाहिए तथा परिशिष्ट आदि की यथार्थता एवं उपयोगिता, सहायक पुस्तकों की सूची का समुचित समावेश इसमें होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कि पाठ्य पुस्तक की बाह्य आकृति क्या है। बाह्य आकृति का मतलब हो जाता है कि पाठ्य पुस्तक को चयन करते समय पुस्तक का आकार, उसके पृष्ठ संख्या, उसके कागज, मुद्रण, आवरण पृष्ठ और उसकी आकर्षकता आदि आदि तथ्यों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट आ जाता है प्रकाशन। प्रकाशन का मतलब है कि पाठ्य पुस्तक के प्रकाशन की विश्वसनीयता और उसकी प्रसिद्धता, प्रकाशन की तिथि पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आप डालेंगे कि पाठ्य पुस्तक का महत्व क्या होता है और इसकी भूमिका क्या होती है। तो पाठ्य पुस्तकें शिक्षकों तथा छात्रों को विद्वानों के बहुमूल्य विचारों तथा उपयोगी अनुभवों को प्रदान करती हैं और जिससे वे इन अनुभवों का लाभ उठाने में सामर्थ्य हो सकते हैं। तो पाठ्य पुस्तक शिक्षक और छात्रों को मदद देती हैं कि वे विद्वानों के बहुमूल्य विचारों और उनकी उपयोगी अनुभवों को प्रदान कर सकें। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कि पाठ्य पुस्तकों को के विषय में पाठ्यक्रम की संपूर्ण रूप से व्याख्या की जाती है जिससे कि शिक्षक उपयुक्त अधिगम अनुभव प्रदान कर सके। तो पाठ्य पुस्तक के विषय में जो पाठ्यक्रम है उसकी संपूर्ण रूप से व्याख्या की जाती है ताकि शिक्षक उपयुक्त अधिगम अनुभव को प्रदान कर सके। नेक्स्ट आ जाता है कि विभिन्न शिक्षा उपयोगों द्वारा भी पाठ्य पुस्तक की महत्ता और आवश्यकता को स्वीकार किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है कि पाठ्य पुस्तक शिक्षकों एवं छात्रों के लिए मार्गदर्शक का कार्य करती हैं। तो पाठ्य पुस्तक चाहे शिक्षक हो चाहे छात्र हो दोनों के लिए मार्गदर्शक का कार्य करती है। पाठ्य पुस्तकों के द्वारा शिक्षकों एवं छात्रों को यह जानकारी मिलती है कि किसी कक्षा स्तर के लिए कितनी विषय वस्तु का अध्यापन करना है। तो पाठ्य पुस्तकें ही यह शिक्षक और छात्रों को ज्ञान कराती हैं कि कक्षा स्तर के अनुसार कितनी विषय वस्तु का उन्हें अध्ययन करना है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कि पाठ्य पुस्तकें छात्रों को विषय वस्तु को संलग्नित करने के में सहायता प्रदान करती हैं। तो पाठ्य पुस्तक जो है वो छात्रों को विषय वस्तु के लिए संकलित करने के लिए सहायता प्रदान करती हैं। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कि इनके माध्यम से छात्रों की स्मरण तथा तर्क शक्ति का विकास किया जाता है। तो पाठ्य पुस्तक के द्वारा ही छात्रों की स्मरण शक्ति एवं तर्क शक्ति का विकास किया जा सकता है। पाठ्य पुस्तकें मंद बुद्धि और प्रभावशाली दोनों प्रकार के बालकों के लिए उपयोगी होती हैं। तो पाठ्य पुस्तकें चाहे मंद बुद्धि का बालक हो या प्रतिभाशाली बालक हो, दोनों ही बच्चों के लिए उपयोगी रहती हैं। ये पाठ्य पुस्तकें जो होती हैं वो परीक्षा के समय छात्रों को सहायता प्रदान करती हैं। पाठ्य पुस्तकें शिक्षक को कक्षा स्तर के अनुसार शिक्षण कार्य कराने का बोध कराती हैं। तो पाठ्य पुस्तक शिक्षक को यह ज्ञान कराती हैं कि कक्षा स्तर के अनुसार कैसे उन्हें शिक्षण कार्य कराना है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कि पाठ्य पुस्तक में विषय वस्तु को कक्षा स्तर के अनुसार शिक्षण कार्य करने का बोध कराती हैं। नेक्स्ट है कि पाठ्य पुस्तक में विषय वस्तु को तार्किक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है जिससे छात्रों के लिए विषय वस्तु सरल एवं सुगम हो जाती है। तो पाठ्य पुस्तक में विषय वस्तु को तार्किक रूप से प्रस्तुत किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कि पाठ्य पुस्तक कक्षा शिक्षण के अनेक कमियों को भी दूर करती हैं। तो पाठ्य पुस्तक के द्वारा ही
कक्षा शिक्षण के अनेक कमियों को दूर किया जाता है। कक्षा शिक्षण के समय शिक्षक सभी छात्रों पर व्यक्तिगत ध्यान नहीं दे पाते हैं। अतः पाठ्यपुस्तकों की सहायता से छात्र व्यक्तिगत रुचि तथा गति के साथ अध्ययन कर सकते हैं। पाठ्यपुस्तक के द्वारा छात्रों तथा शिक्षकों के समय की बचत की जाती है और पाठ्यपुस्तकों के माध्यम से ही स्वाध्याय द्वारा ज्ञान प्राप्त करने में छात्रों की प्रेरणा प्राप्त की जाती है। अभी तक हमने इसमें सैद्धांतिक पक्ष देखा। अब हम इसमें क्रियात्मक पक्ष देखेंगे। तो ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है पाठ्यपुस्तक समीक्षा के लिए। तो इसमें हम सबसे पहले हेडिंग डालेंगे पाठ्यपुस्तक का परिचय। तो हम किस पुस्तक की जो है पाठ्यपुस्तक समीक्षा करने जा रहे हैं ये बताएंगे इसमें। तो परिचय में हम लिखेंगे कि हमने पाठ्यपुस्तक की समीक्षा के लिए कक्षा 9 की पुस्तक अर्थशास्त्र की पाठ्यपुस्तक समीक्षा की है। तो ये कक्षा 9 की अर्थशास्त्र की पुस्तक है। बाह्य विशेषताएं की बात करें तो इसमें निर्धारित पुस्तक कक्षा का नाम है। कक्षा 9 के लिए ये पुस्तक है। पुस्तक का नाम इसमें अर्थशास्त्र है। पुस्तक के लेखक और लेखिका का नाम देखें तो इसमें हरि वासुदेवन, तापस मजूमदार और गुलशन सचदेवा, जया सिंह, ये सब इसके लेखक और लेखिका हैं। प्रकाशक और प्रकाशन की बात करें तो राजीव प्रकाशन के द्वारा इसका प्रकाशन प्रयागराज में किया गया है। पुस्तक टाइप की बात करें तो ये हिंदी टाइप की पुस्तक है। कुल पाठों की संख्या इसमें कितनी है तो कुल इसमें 4 पाठ हैं और पृष्ठों की संख्या बताएं तो इसमें 52 पृष्ठ हैं। अब जो हमने पाठ्य पुस्तक ली है ये इकोनॉमिक्स की बुक है, अर्थशास्त्र की कक्षा 9 के लिए बुक है। इसकी भौतिक विशेषताएं क्या हैं तो हम हेडिंग डालेंगे कि पुस्तक की भौतिक विशेषताएं। तो पुस्तक का आकार कितना है? इस पुस्तक का आकार है 50.8 सेंटीमीटर इंटू 76.2 सेंटीमीटर। इसके बाद पुस्तक का मूल्य देख लेते हैं तो यह 11 रुपए की पुस्तक है। इसके बाद मुख्य पृष्ठ की छपाई देख लेते हैं तो मुख्य पृष्ठ की छपाई कैसी है? मुद्रण में शब्दों तथा पंक्तियों के माध्यम पर्याप्त दूरी में है। छपाई में काली, लाल, नीली स्याही का उपयोग किया गया है। छपाई मोटे अक्षरों से की गई है इसमें। अब पुस्तक की बाइंडिंग की बात करते हैं या सिलाई की बात करते हैं तो पुस्तक की सिलाई मजबूती से की गई है जिससे पुस्तक को आसानी से खोला जा सकता है। साथ ही साथ यह पुस्तक अधिक टिकाऊ भी है तो इसकी बाइंडिंग अच्छी है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाती है गुणवत्ता इसकी कि कागज की गुणवत्ता कैसी है। तो अर्थशास्त्र की पुस्तक की कागज की गुणवत्ता ठीक है। पुस्तक के बाह्य पृष्ठ का कागज मोटा है और आकर्षक है और पुस्तक के आंतरिक कागज की गुणवत्ता सामान्य है। कागज ज़्यादा मोटे ना होने के कारण इस पुस्तक के कागज वजन भी नहीं है। तो इस पुस्तक के कागज बहुत ज़्यादा वजनदार नहीं है इसलिए पुस्तक भी हल्की है। पुस्तक का कागज सफ़ेद है। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आ जाती है कि पुस्तक का शीर्षक क्या है। तो पाठ्य पुस्तक का शीर्षक पेज अत्यंत सुंदर और आकर्षक है। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आ जाती है कि पुस्तक की मार्जिन लाइन क्या है। तो पाठ्य पुस्तक की मार्जिन लाइन सौंदर्यात्मक है। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आ जाती है कि पाठ्य पुस्तक की पृष्ठ संख्या क्या है। तो पाठ्य पुस्तक में पृष्ठ संख्या कुल 52 है। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है और लास्ट हेडिंग है ये कि पुस्तक का बैक कवर कैसा है। तो बैक कवर की बात करें तो इसमें अर्थशास्त्र की पुस्तक का बैक कवर हरे रंग का और हल्का चिकना और मोटा है। तो ये हरे रंग का है कवर पेज इसका और बैक कवर और हल्का सा चिकना भी है और मोटा भी है। अब आते हैं नेक्स्ट हेडिंग पे। तो नेक्स्ट हेडिंग है कि पाठ्यपुस्तक की आंतरिक विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो आंतरिक विशेषता में इसकी पहली हेडिंग आ जाती है कि पाठ्यपुस्तक का मुख्य पृष्ठ कैसा है। तो मुख्य पृष्ठ का मतलब है कि पाठ्यपुस्तक के मुख्य पृष्ठ पर एक और पुस्तक का नाम लिखा है जो नाम है अर्थशास्त्र। फिर इसमें भाग 9 लिखा है
और पुस्तक के निचले भाग पर माध्यमिक शिक्षा परिषद भी अंकित किया गया है। तो ये इसके अर्थशास्त्र कक्षा 9 की पुस्तक के लिए मुख्य पृष्ठ की बात की हमने। अब इसमें बात करेंगे प्राक कथन कैसा है इसमें। तो पाठ्य पुस्तक विद्यालयी शिक्षा देश काल और संस्कृति की पृष्ठभूमि पर जीवन के शाश्वत मूल्यों को आत्मसात करते हुए वर्तमान समय में हो रहे परिवर्तन एवं विकास की संकल्पना पर आधारित है। इसके बाद बताया गया है कि प्रस्तुत पुस्तक विद्यार्थियों के विषय ज्ञान को समृद्ध के साथ ही उनमें युग बोध्य कौशल करने में सहायक हो सकेगी और यह पुस्तक छात्रों में अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोण को विकसित कर आगे बढ़ने में प्रेरणा प्रदान करेगी। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आ जाती है कि पाठ्य पुस्तक का इंडेक्स कैसा है। तो इस पाठ्य पुस्तक का इंडेक्स उसमें व्यक्त किया गया है जो अच्छी प्रकार से व्यक्त है। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आ जाती है कि इकाई वितरण कैसा है। तो पाठ्य पुस्तक में पाठ को इकाई में विभक्त किया गया है। नेक्स्ट हेडिंग आ जाती है कि कक्षा के लिए उपयुक्त अध्याय क्या है। तो पाठ्य पुस्तक के अध्याय का स्तर छात्रों के मानसिक स्तर के अनुकूल है और पाठ के संबंध को छात्रों के दैनिक जीवन से जोड़ा गया है तथा साथ ही पाठ की भाषा सरल है, बोधमान्य है और जिससे छात्र सरलता पूर्वक पाठ का अध्ययन कर सकेंगे। नेक्स्ट हेडिंग आ जाती है कि भाषा तथा वाक्य फॉर्मेशन कैसा है इसमें। तो इस पुस्तक में भाषा सरल है और बोधगम्य है। प्रस्तुतिकरण और चित्रण की बात कर लेते हैं। तो पाठ्य पुस्तक का प्रस्तुतिकरण उदाहरण ग्राफ के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है और पाठ्य पुस्तक में स्पष्ट तथा विविध उपयुक्त एवं स्पष्ट उदाहरणों व ग्राफ का उपयोग किया गया है। मुख्य बातों को मोटे अक्षरों से लिखा गया है, चित्र के द्वारा प्रदर्शित किया गया है और पाठ संबंधी क्रियाकलापों को भी प्रस्तुत किया गया है। चित्रण रंगीन है और आकर्षक युक्त हैं। नेक्स्ट आ जाता है कि अभ्यास तथा प्रश्न कैसे हैं इसमें। तो प्रत्येक पाठ के समापन के बाद में अंत में इसमें कुछ शब्दावली दी गई है जो अभ्यास प्रश्न को दिखाती है। इसके बाद लास्ट हेडिंग आ जाती है कि चित्रण कैसा है। चित्र कैसे हैं। तो प्रत्येक पाठ में पाठ से संबंधित चित्रों को प्रस्तुत किया गया है और पाठ में उपयुक्त चित्र रंगों से भरे हुए और आकर्षक हैं तथा उद्देश्यपूर्ण हैं। तो ये हमने पाठ्य पुस्तक की समीक्षा के बारे में सैद्धांतिक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष किया। अब आप लास्ट में इसमें सुझाव लिखेंगे। तो आपने जो पाठ्य पुस्तक की समीक्षा की है उससे रिलेटेड आप यहाँ पे सुझाव देंगे। तो आपकी नेक्स्ट हेडिंग लास्ट में हो जाएगी सुझाव की और आप इसमें जो भी कमियां पाए हैं अर्थशास्त्र की 9th की बुक में वो कमियां आप यहाँ पे सुझाव के रूप में लिख देंगे। बस ये आपकी पाठ्य पुस्तक समीक्षा की फाइल तैयार हो जाएगी। थैंक यू एवरीवन।